दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेवी मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें हैलोवीन ईव को दिखाया जाता है, जहाँ एंसन नाम का एक आदमी ड्रिंक खरीदने के लिए स्टोर में पहुँचता है। इस दौरान वो वहाँ मौजूद कैशियर बेथनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस चीज से वो काफी खुश होती है और एंसन को उसकी ड्रिंक फ्री में ही दे देती है। फिर वो दोनों हैलोवीन के बाद एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं, जिससे एंसन काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एक बार का दिखाया जाता है, जहां पर काम करने वाली बारटेंडर कैरी ग्रेजुएशन करने के बाद पैरामेडिक बन गई होती है और बारटेंडर का काम छोड़ने वाली होती है। इसलिए बाकी सभी एम्प्लॉय बार खाली होने के बाद पार्टी करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिस चीज से कैरी बहुत खुश होती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब वहाँ का मैनेजर बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। इसलिए क्रिकेट नाम की वेट्रेस सिक्योरिटी गार्ड वेनकेटा को दूसरे रास्ते से अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन जब वेनकेटा उसे अपने साथ ले जा रही होती है तभी कोई क्रिकेट को अपनी तरफ खींच लेता है और वेनकेटा को इस बात का एहसास भी नहीं होता। तभी उसे एक रूम में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एंसन है, जो इस दौरान एक जोकर की कॉस्ट्यूम में होता है और उसी ने दरवाजे की बेल्डिंग भी की थी, जिससे कोई भी बाहर ना निकल सके। साथ ही उसी ने क्रिकेट को भी किडनैप किया था। ये देखकर वेनकेटा उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एंसन का भाई स्टेफ उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड मिमी की हेल्प से बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो तीनों बाकी सभी लोगों को भी बंदी बना लेते हैं। हालांकि मैनेजर उन तीनों से अपने बाकी वर्कर्स को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसका कोई भी वर्कर इस चीज के लिए तैयार नहीं था और क्योंकि एंसन और उसके साथ ही मौका होते हुए भी चोरी करके वहाँ से नहीं गए थे, जिससे सभी वर्कर्स समझ जाते हैं कि उन्हें पैसा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। इसलिए वो लोग एंसन और उसके साथियों से इस बारे में पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर खाने वाले हैं। ये सुनकर वेनकेटा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन लोगों को अब्यूज करने लगती है। इसलिए मिमी वेनकेटा के गले में बहुत ही बेरहमी से काट कर उसका वॉइस बॉक्स निकाल देती है और उसे नोच नोच कर खाने लगती है, जिससे वेनकेटा का बोलना बंद हो जाता है। जिसके बाद स्टेफ उन सभी लोगों को बताता है कि हम तुम लोगों को खाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशन है और हम हर हैलोवीन ईव को इसी तरह से लोगों को मारकर खा जाते हैं। ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर स्टेफ अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है और मैनेजर के सर और मुंह पर संतरे रखकर उस पर तीर से निशाना लगाने लगता है, जिससे वो तीर मैनेजर के मुंह के आर पार हो जाता है और वो बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने मैनेजर को इसलिए मारा क्योंकि उसकी वजह से सभी लोग मिलकर उसका साथ दे रहे थे। जिसके बाद स्टेफ कुक यानिक को किचन में चलने के लिए कहता है, जिससे वो उनके खाने के लिए अलग अलग तरह की रेसिपी बना सके। इस दौरान स्टेफ यानिक को किचन में ही बांध देता है और उसे मैनेजर की बॉडी से ही रेसिपी बनाने के लिए कहता है। साथ ही धमकी भी देता है कि अगर तुमने हीरो बनने की कोशिश भी की तो तुम्हारा भी हाल अपने मैनेजर की तरह ही होगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कुक मैनेजर की डेड बॉडी से मीट निकाल कर रेसिपी बनाता है, जो कि स्टेफ को बहुत पसंद आती है। इसलिए वो बाकी लोगों को भी उस रेसिपी को खिलाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि एंसन सभी वर्कर्स के बीच एक कंपटीशन करवा रहा होता है, जिसमें कैरी जीत जाती है, इसलिए वो उसके हाथ खोल देता है और क्योंकि वॉइस बॉक्स कट जाने की वजह से वेनकेटा गेम नहीं खेल पा रही थी, इसलिए स्टेफ उस पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी वहाँ पर बर्ट आ जाता है, जो कि बाथरूम में बेहोश था। इस दौरान वो ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद स्टेफ मिमी को बर्ट को मारने के लिए भेजता है और क्योंकि अब सिर्फ बस बॉय यानी कि टेबल साफ करने वाला हेक्टर और क्रिकेट ही चेयर से बंधे हुए बचे थे, जो कि इस दौरान अकेले थे, इसलिए क्रिकेट हेक्टर को बताती है कि मैं हमेशा अपने कपड़ों के अंदर एक ब्लेड रखती हूँ, जिसकी हेल्प से हम दोनों ही बचकर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो ब्लेड मेरे कपड़ों के अंदर से निकालना होगा। तो इस चीज के लिए हेक्टर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मिमी बर्ट के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से बचकर छुपने लगता है, पर यहाँ मिमी उसे
देख लेती है, जिसके बाद हम कुक को देखते हैं जो विनकेटा की डेड बॉडी को देखकर काफी दुखी होता है। इसलिए स्टेफ उसे समझाता है कि अगर तुमने हमारे लिए रेसिपीज बनाई तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन कुक इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों का चेहरा देख लिया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे और ये रेसिपीज मैं सिर्फ अपने साथियों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उनके लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। उसकी इस बात पर स्टेफ काफी इम्प्रेस होता है और उसे कोई ऐसी रेसिपी बनाने के लिए कहता है जो आज तक उसने ना बनाई हो। हालांकि इस दौरान स्टेफ बेसन यूज करने के लिए सख्त मना करता है क्योंकि उसे बेसन से एलर्जी थी। इधर मिमी बर्ट को पकड़ लेती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट कर घायल कर देती है, जिसके बाद वो हेक्टर को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर ये यहाँ से गायब हो गया तो मैं क्रिकेट का एक कान काट दूंगी। इस दौरान हम देखते हैं कि हेक्टर ने ब्लेड निकाल लिया होता है, जिसकी हेल्प से वो अपने हाथों की रस्सी को काट रहा होता है। दूसरी तरफ हम एंसन को देखते हैं जो रेसिपी में लगने वाला सामान लेने के लिए कैरी के साथ स्टोर रूम में पहुंचता है, लेकिन जब वो कुक की बनाई हुई रेसिपी की लिस्ट को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। इसलिए वो कैरी को भी लिस्ट दिखाता है, जिसे देखकर कैरी समझ जाती है कि कुक ने लिस्ट में एक सीक्रेट कोड का यूज किया है और उसे सामान के साथ बेसन भी लाने के लिए कहा है। इसलिए कैरी एंसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम पर मुझे क्रश हो गया है। इस दौरान वो उसे मिमी के खिलाफ भी भड़काती है। इधर हम स्टेफ को देखते हैं जो कुक की बनाई हुई रेसिपी को खाकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो क्योंकि तुम एक जीनियस हो। तभी वहाँ पर एंसन और कैरी भी रेसिपी का सामान लेकर पहुँच जाते हैं। इस दौरान एंसन स्टेफ से अकेले में बात करने के लिए कहता है, इसलिए वो मिमी को कैरी को कुक पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर एंसन उसे बताता है कि मुझे लगता है कैरी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मौका पाकर वो मुझे मार न दे। जिस पर स्टेफ उसे समझाता है कि तुम्हें याद होगा कि मैं मिमी से भी पिछले साल इसी तरह से मिला था और अब वो पूरी तरह से हमारे साथ मिल चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि कैरी भी हमारे साथ मिल ही जाएगी और अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उसे मार दूंगा। जिस बात से एंसन काफी खुश होता है। इस दौरान हम वहाँ पर विनकेटा की डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद एंसन विनकेटा का पैर लेकर कुक के पास पहुँचता है और उससे एक अच्छी सी रेसिपी बनाने के लिए कहता है, तो वो ऐसा ही करता है, जिसे लेकर एंसन हेक्टर और क्रिकेट के पास पहुँचता है और कहता है कि तुम दोनों में से जो भी अपने हिस्से का पैर पहले खा लेगा उसे हम छोड़ देंगे। लेकिन वो दोनों इस चीज के लिए साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए एंसन उन्हें फोर्स करने की कोशिश करता है और इस चीज में कैरी भी उसका साथ दे रही होती है। तभी हेक्टर खुद को आजाद करके एंसन पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही हेक्टर वहां से जाने लगता है, एंसन को फिर से होश आ जाता है और वो हेक्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हेक्टर लड़कियों के सामने लड़ने से साफ मना करता है, इसलिए वो दोनों ऊपर के रूम में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ कुक स्टेफ को वो रेसिपी धोखे से खिला देता है जिसमें बेसन मिला हुआ था, जिसको खाने के बाद उसे रिएक्शन होने लगते हैं। इधर जैसे ही कैरी क्रिकेट को आजाद करती है, वहाँ पर मिमी पहुँच जाती है, जो कैरी को देखकर समझ जाती है कि वो उन लोगों को धोखा दे रही है, इसलिए वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर और एंसन भी एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ कुक और स्टेफ भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि स्टेफ समझ गया होता है कि कुक ने खाने में बेसन मिलाया है। इस दौरान सभी लोग एक दूसरे का बहुत ही बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। जिसके बाद स्टेफ एक वेजिटेबल कटर डिवाइस से कुक के चेहरे को बुरी तरह से घिसने लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इधर जब क्रिकेट और कैरी मिलकर मिमी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो इस दौरान क्रिकेट गलती से कैरी पर ही अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, जिससे वो अकेली हो जाती है। दूसरी तरफ हेक्टर एंसन को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर एंसन उसे पंखे से काटकर बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुक और स्टेफ दोनों ही घायल होते हैं, लेकिन इस दौरान स्टेफ कुक पर भारी पड़ता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर जब कैरी को होश आता है तो वो देखती है कि मिमी ने क्रिकेट को फिश टैंक में डालकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। तभी उस पर भी मिमी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी उसके सीने में कांच की बोतल से अटैक करके उसे वहीं पर मार देती है। पर उसे मिमी को मारते हुए एंसन देख लेता है
और उसे ऐसा लगता है कि कैरी मिमी से चिढ़ती है, इसलिए उसने मिमी को मार दिया। जिसके बाद वो कैरी को लेकर स्टेफ के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तो स्टेफ उसे सामान की लिस्ट दिखाता है और बताने की कोशिश करता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि कैरी ने किया है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से एंसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए कैरी उसे बता देती है कि वो सामान के साथ बेसन भी लाई थी, जिसकी वजह से स्टेफ की ये हालत हुई है। ये जानकर एंसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी स्टेफ की हालत खराब होने लगती है, जिससे मौके का फायदा उठाकर कैरी बर्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर एंसन के देखते ही देखते उसका भाई स्टेफ वहीं पर मर जाता है, जिस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर कैरी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कैरी उस पर एरो गन से हमला कर देती है और बर्ट के साथ वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही बर्ट खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो इस दौरान वेडिंग ड्रेस में होती है, जिससे बर्ट बिना सोचे समझे नीचे कूद जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। तभी कैरी के पास फिर से एंसन पहुंच जाता है, जो उसके पैरों में काट लेता है, लेकिन इसके बावजूद कैरी सही सलामत वहां से बाहर निकल जाती है। हालांकि उसका पीछा करते हुए एंसन भी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पर तीर लगे होने की वजह से वो वहीं पर फंस जाता है, जिससे मौके का फायदा उठाकर कैरी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो जाता है, जो वही लोग होते हैं जिनके साथ कैरी ने पैरामेडिक की ट्रेनिंग की थी, इसलिए वो लोग उसे बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एंसन को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है और अपने भाई के कटे हुए सर के साथ होता है। इस दौरान वो डेट के लिए बेथनी के पास पहुंचता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी हमें कैरी की झलक दिखाई जाती है, जहां कैरी उन दोनों की साथ में फोटो निकाल रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इतनी आसानी से एंसन को नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।